पंडित जी को आज एक ओल्ड एज होम जाना है। वहां के मैनेजर ने बहुत पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कभी टाइम निकालकर उनके ओल्ड एज होम में आएं और वहां रहने वालों को गीता ज्ञान सुनाएं। पंडित जी को दो तरह के लोगों से बात करते हुए थोड़ी हेजिटेशन होती है। समझ नहीं आता कि उन्हें क्या बोलें। एक तो बहुत छोटे बच्चे, क्योंकि उनके मन खाली स्लेट जैसे कोरे होते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। और दूसरा बुजुर्ग, क्योंकि उनके पास एक लंबी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जब ओल्ड एज होम से इनविटेशन आया तो पंडित जी थोड़ा कंफ्यूज थे कि किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि वो कोई लेक्चर देने तो जा नहीं रहे थे जो पहले से तैयारी करके जाएंगे। आपस में एक बातचीत जैसा माहौल होगा, लोगों के सवाल होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, उन पर बात करेंगे, कुछ नया बताएंगे तो कुछ नया सीख कर आ जाएंगे। जब पंडित जी ओल्ड एज होम पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर उन्हें तसल्ली हुई। एकदम किसी बड़ी जॉइंट फैमिली जैसा माहौल था। कुछ बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे, कोई आराम कर रहा था तो कोई पौधों को पानी दे रहा था। बहुत सारे केयरटेकर्स थे जो सबको उनके कामों में हेल्प कर रहे थे। पंडित जी को मैनेजर वैभव ने रिसीव किया और उन्हें अपने ऑफिस लेकर गया। तुरंत उनके लिए पानी मंगवाया गया और फिर आज का प्रोग्राम बताया। आज 2 सेशंस होने थे। हर सेशन में 10 लोग शामिल होंगे। एक सेशन के लिए करीब 1 घंटे का टाइम शेड्यूल किया गया था। पंडित जी को मैनेजर की प्लानिंग ने बहुत इंप्रेस किया। उन्होंने उन लोगों का सेशन पहले रखा था जो बीमार थे, ताकि उन्हें इंतजार न करना पड़े, और टाइम भी इस तरह से रखा था कि उनकी मेडिसिन का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। बात पूरी करके वैभव ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अगर ओल्ड एज होम का एक राउंड लेना चाहें तो उसे खुशी होगी। पंडित जी तुरंत मान गए। तो वैभव खुद उन्हें लेकर पूरी फैसिलिटी दिखाने ले गया। बहुत ही साफ सुथरी जगह थी, अच्छा सा गार्डन था और कुछ क्यारियां थीं जिनमें सब्जियां उगाई जाती थीं। इस तरह वहां रहने वालों को सीजन के हिसाब से फ्रेश वेजिटेबल्स यानी फ्रेश सब्जियां भी मिल रही थीं। रहने के कमरे बहुत साफ थे, कहीं कोई चीज बिखरी हुई नहीं थी। एक छोटा सा क्लिनिक भी था जिसमें एक डॉक्टर बैठता था। लाइब्रेरी भी थी और इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स तक की फैसिलिटी थी। वैभव ने पंडित जी के पूछने पर बताया कि यहां रहने वाले लोग बहुत अमीर भी नहीं हैं, बल्कि यहां रहने की कोई फीस फिक्स नहीं है। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो उतना पे कर सकता है। बाकी का खर्च मैनेजमेंट खुद उठाता है। और मैनेजमेंट में कौन है? जब पंडित जी ने वैभव से पूछा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। दरअसल ये ओल्ड एज होम वैभव का ही था और वही इसको मैनेज कर रहा था। उसके जवाब से पंडित जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। इतनी कम उम्र में ऐसा काम करने की इंस्पिरेशन कहां से मिली? पंडित जी ने वैभव से पूछा। पंडित जी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वैभव ने कहा। अभी सेशन में आधा घंटा है, तब तक आपकी कहानी ही सुन ली जाए, अगर आप सुनाना चाहें तो। क्यों नहीं पंडित जी, मुझे बहुत खुशी होगी, वैभव ने कहा। जब मैंने होश संभाला तो खुद को एक अनाथ आश्रम में पाया। मेरे माँ बाप का कुछ पता नहीं था कि वे कौन थे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने वहां की मेड से पूछा कि मुझे यहां कौन छोड़कर गया था। तो उसका कहना था कि मैं 6 महीने की उम्र में किसी को रात में सड़क के किनारे मिला था। उसने मुझे पास के पुलिस स्टेशन में दे दिया। मुझे सड़क पर छोड़ने वाले या मेरे माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला। तब कोर्ट ने मुझे इस अनाथ आश्रम में भेज दिया। वहां रहने वाले ज्यादातर बच्चों की यही कहानी थी। उनमें से कुछ की किस्मत तब बदल जाती थी जब कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट कर लेती थी, लेकिन ऐसा बहुत छोटे बच्चों के साथ होता था। जब बच्चों की उम्र बढ़ जाती थी तब कोई उन्हें अडॉप्ट करना पसंद नहीं करता था। मैं भी 4 साल का हो गया था। मुझे अडॉप्ट किए जाने के चांसेस भी अब ना के बराबर ही थे। लेकिन फिर मेरी किस्मत चमकी और एक दिन हमारे अनाथ आश्रम में मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल आए। मिस्टर अग्रवाल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। वो यहां एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए सोच कर आए थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गेट से अंदर आते ही मिसेस अग्रवाल की नजर मुझ पर पड़ गई और पता नहीं क्यों उन्हें मैं बहुत पसंद आ गया। उन्होंने गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने का प्लान ड्रॉप किया और मुझे अडॉप्ट करने की एप्लीकेशन डाल दी। क्योंकि अग्रवाल जी हमारे अनाथ आश्रम को बहुत सालों से अच्छा खासा और डोनेशन दे रहे थे, इसीलिए उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई। इस तरह मुझे मेरे पेरेंट्स मिले। मैंने अपने पिछले जन्मों में शायद कुछ बहुत अच्छे काम किए थे, जिनका फल मुझे अपने इन माँ बाप के रूप में मिला था। दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे अपने साथ एडजस्ट होने के लिए पूरा टाइम दिया।
मुझ पर कुछ भी थोपा नहीं गया। यहां तक कि खुद को मां और पापा भी तब तक नहीं कहलवाया जब तक मैंने खुद से उन्हें इस रिश्ते में एक्सेप्ट नहीं किया। एक छोटे से बच्चे को भी इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी फीलिंग्स की इतनी कद्र करनी चाहिए, ये मेरे मां बाप से सबको सीखना चाहिए। अब मेरी लाइफ एकदम ट्रैक पर आ गई थी। अच्छे स्कूल में पढ़ाई, घर का अच्छा माहौल और सबसे जरूरी मां बाप का अनकंडीशनल प्यार। ये सब किसी बच्चे को मिल जाए तो उसके बचपन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और फिर उसकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। मैंने अपनी लाइफ में आए इस चेंज को बहुत सीरियसली लिया। मैं कभी भी अपने मां बाप को दुखी या निराश नहीं करना चाहता था। मैंने मन लगाकर पढ़ाई पूरी की। फिर मेरे फादर ने मुझे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज दिया। 4 साल बाद जब मैं वापस आया तो मेरे फादर ने मुझे उनका बिजनेस ज्वाइन करने या अपने इंटरेस्ट से कुछ भी करने का ऑप्शन दिया। वो जानते थे कि मैं बिजनेस माइंड वाला इंसान नहीं हूं और वो ये भी जानते थे कि उनके एक बार कहने पर ही मैं बिजनेस ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन कभी खुश होकर काम नहीं कर पाऊंगा। मैं तो हमेशा से सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था ताकि मेरी तरह और लोगों की लाइफ भी बेहतर हो सके। ये बात मेरे मां बाप जानते थे और उन्हें इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी मेरे फादर ने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दी और मेरे साथ मिलकर एक ओल्ड एज होम खोलने की प्लानिंग करने लगे। हमने साथ में इसके लिए जमीन देखी, इसका पूरा प्लान बनाया और काम शुरू कर दिया। हम तीनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया और एक रोड एक्सीडेंट में मेरे मां बाप की डेथ हो गई। मैं एक बार फिर से अनाथ हो गया था, लेकिन इस बार मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी। उनका अधूरा छूटा हुआ सपना था और एक विश्वास था कि वे दोनों हमेशा मेरे साथ हैं। इसीलिए मैंने इस ओल्ड एज होम का काम शुरू करवाया और फिर इसे संभालने में लग गया। आज मेरे पास इतना बड़ा परिवार है और इतने सारे पेरेंट्स हैं। यहां रहते हुए हमारी कोशिश रहती है कि हम खुश रहें और अपना समय अच्छे कर्म करते हुए बिताएं। पंडित जी को वैभव से मिलकर बहुत खुशी हो रही थी। हमारी सोसाइटी में ऐसे यंगस्टर्स का होना एक उम्मीद जगाता है कि दुनिया रहने लायक बची रहेगी। उन्होंने वैभव को खूब आशीर्वाद दिया और उसे गीता का ये श्लोक सुनाया। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हिम कल्याण कृतक श्रीद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर जन कल्याण के ही कार्य करता रहता है, उसका इस लोक व परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता तथा ऐसा भलाई करने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि सोसाइटी से हम बहुत कुछ लेते हैं लेकिन लौटाते कुछ नहीं, जबकि एक दूसरे की मदद करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों का कभी बुरा नहीं होता। वैभव, आप जो कर रहे हैं वो एक बहुत नेक काम है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद पंडित जी और वैभव सेशन के लिए चले गए।